जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा संगम 24 में। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे इतिहास की, और इतिहास में हमने सारे ही ऐतिहासिक स्रोतों को विस्तार से पढ़ लिया था। उसमें साहित्यिक स्रोत भी हम पढ़ चुके हैं, उसमें हम पुरातात्विक स्रोत भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज से हमारा इतिहास का रेगुलर एक लेक्चर शुरू होने वाला है, रेगुलर क्लास शुरू होने वाली है। आइए उसे देखने से पहले हमें थोड़ा सा पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी हम समझ पाएंगे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी से जन्म के बाद धीरे धीरे किस तरह से उस पर जीवों का विकास हुआ, किस तरह से वनस्पतियों का विकास हुआ, और किस तरह से हम आज के स्टेज पर पहुँचे हैं। तो आइए दोस्तों, एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए दोस्तों, अगर बात की जाए ब्रह्मांड की उत्पत्ति की या इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, या हम कह सकते हैं 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले एक घटना हुई थी जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और दोस्तों, उस घटना का नाम था बिग बैंग या महाविस्फोट। महाविस्फोट या बिग बैंग। दोस्तों, ये बिग बैंग थ्योरी सर्वमान्य थ्योरी है, सबसे ज़्यादा माने जाने वाला सिद्धांत है, जो ये दिखाता है, जो ये बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से हुई। दोस्तों, अगर बात की जाए कि ये सिद्धांत दिया किसने, तो ये जॉर्ज लेमेत्रे, जो बेल्जियम देश के रहने वाले थे, बेल्जियम के एक प्रीस्ट थे, उन्होंने यह सिद्धांत दिया, महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी। और इसी बिग बैंग के द्वारा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, क्या था ये बिग बैंग, एक बार इसको जरा सा देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले, ब्रह्मांड से पहले के समय में पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु पर केंद्रित था, और उसमें एक बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट के कारण ब्रह्मांड के सारे कण कण बिखर गए, और उसी से सितारों का, ग्रहों का और पूरी गैलेक्सीज का जन्म हुआ। और तभी से माना जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण यहीं से हुआ है। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों कि महाविस्फोट के बाद क्या हुआ, तो महाविस्फोट के बाद अंधकाल माना जाता है, अर्थात डार्क एज मानी जाती है। और आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व, या ये कह सकते हैं 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 4.6 अरब वर्ष पूर्व सूर्य का जन्म हुआ। जो हमारा सूर्य है, जो सौरमंडल का सूर्य है, उसका जन्म हुआ, और इसी सूर्य से सौरमंडल का जन्म हुआ इसी समय, और फिर सूर्य से ही पृथ्वी का जन्म हुआ। दोस्तों, इस समय पृथ्वी की जो अवस्था थी वो लावा अवस्था थी। लावा अवस्था, जिस तरह से सूर्य है तो सूर्य का ही एक हिस्से के रूप में पृथ्वी का जन्म हुआ, और पृथ्वी की अवस्था भी लावा अवस्था थी, या कह सकते हैं वॉलेटाइल फॉर्म में थी, अर्थात ये सॉलिड फॉर्म में नहीं थी जिस तरह से आज हमें दिखती हैं। आज नदियाँ, पहाड़, चट्टान और आयरन, एल्युमिनियम, बहुत सारे तत्व इसमें हैं, लेकिन उस समय ये वॉलेटाइल फॉर्म में थी। इस पर जीवन कोई भी नहीं था, जीवन के कोई प्रमाण नहीं थे, परत कोई नहीं थी। जिस तरह से आज हम देखते हैं, भूपरपट्टी देखते हैं, फिर मेटल देखते हैं, फिर कोर देखते हैं, वो भी नहीं था। समुद्र का कोई निर्माण नहीं था, महाद्वीपों का भी कोई साक्ष्य इस पर नहीं था, केवल एक आग के गोले के रूप में थी। केवल बाद में हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में इसका एक कंपोजिशन बना हुआ था। केवल हाइड्रोजन और हीलियम के बादल इस पर छाए हुए थे। दोस्तों, इसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे से, बहुत करोड़ों साल, अरबों सालों के बाद धीरे धीरे ठंडी हुई, और यहीं से पृथ्वी का विकास माना जाता है। दोस्तों, पृथ्वी की अगर भूगर्भिक संरचना के बारे में बात की जाए तो वो ज्योग्राफी का पोर्शन हो जाता है, लेकिन इसके इतिहास के बारे में हम एक ओवरव्यू ले सकते हैं। दोस्तों, हुआ क्या कि पृथ्वी का जो भूगर्भीय विकास है, या हम कह सकते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री,
या इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। दोस्तों इसके बारे में एक सिद्धांत दिया गया कॉम्टे डी बफन नाम के एक साइंटिस्ट द्वारा, जो फ्रेंच थे, अर्थात ये फ्रांस के रहने वाले थे और ये एक नेचुरलिस्ट थे। इन्हीं की थ्योरी है कि पृथ्वी का भूगर्भिक विकास किस तरह से हुआ। तो दोस्तों पृथ्वी के भूगर्भिक विकास को अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे पृथ्वी के जीवन को शुरुआत से लेकर आज तक हम ईओन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक टाइम पीरियड है, डिवीजन है एक, तो ईओन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ईओन्स को फिर एरा में डिवाइड किया जाता है, एरास को फिर पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है और पीरियड्स को इपोक में और फिर एज में। दोस्तों सबसे बड़ा जो काल है, ग्रुप है, उसे हम बोलते हैं ईओन। हिंदी में भी इसको ईओन ही कह सकते हैं। और फिर ईओन्स को एराज में बांटा जाता है या महाकल्प में बांटा जाता है। महाकल्प को फिर कल्प में डिवाइड किया जाता है, पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है, और कल्प को फिर युग या इपोक में डिवाइड किया जा सकता है, और अंततः इपोक को एज अर्थात काल में डिवाइड किया जा सकता है। दोस्तों आइए देखते हैं कि ईओनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अगर पूरे पृथ्वी के जीवन काल को जन्म से लेके आज तक ईओन्स में डिवाइड किया जाए तो 4 मुख्य ईओन्स में उसको बांटा जा सकता है। आइए दोस्तों एक नज़र उन पे मार लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला है हेडेन, जो 4.8 बिलियन ईयर्स अगो से 3.8 बिलियन ईयर्स अगो तक बांटा जा सकता है, अर्थात 4.8 बिलियन सालों से लेकर 3.8 बिलियन ईयर्स तक के बीच में, आज से पहले का जो काल है उसे हेडेन बोला जा सकता है। इसके अलावा इसके बाद का जो काल है उसे आर्कियन एरा में या आर्कियन ईओन में बांटा जा सकता है, जिसका काल 3.8 बिलियन ईयर्स से 2.5 बिलियन ईयर्स अगो तक माना जा सकता है। इसके अलावा चौथा काल अगर देखा जाए तो प्रोटेरियोजोइक एज में बांटा जा सकता है, जिसका काल लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स अगो से 570 मिलियन ईयर्स अगो तक है, 570 मिलियन अगो तक है। और अंत में जो अंतिम काल है उसका, जो अब तक चल रहा है, उसे फेनेरोजोइक में बांटा जा सकता है, जिसकी अवधि लगभग 570 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर आज तक की मानी जा सकती है। दोस्तों यही 4 बड़े ईओन्स है। आगे चलकर हम इनका फर्दर डिवीज़न करेंगे। इस काल का हम फर्दर डिवीज़न करने वाले हैं और इसी को पूरी पृथ्वी का विकास काल माना जा सकता है। दोस्तों जो ये हेडेन टाइम पीरियड रहा है, इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, चंद्रमा की उत्पत्ति, महाद्वीपों की उत्पत्ति और महासागरों की उत्पत्ति शामिल है। इस कालखंड में पृथ्वी पर इतना विकास हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर महासागरों के बनने तक। दोस्तों दूसरा जो कालखंड है, इसमें एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ है, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उनका विकास हुआ है। इसके अलावा शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी का विकास हुआ है। जो शैवाल है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकने में सक्षम है, ऐसे जीवों को शैवाल कहा गया। सबसे पहले शैवाल की उत्पत्ति पृथ्वी पर मानी जाती है। आज के समय में आप देखोगे कहीं अगर नमी है तो वहाँ काई जैसा कुछ जम जाता है, उसी को हम शैवाल के रूप में जानते हैं। दोस्तों इसके बाद शैवालों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया शुरू की गई, फोटोसिंथेसिस शुरू की गई, फोटोसिंथेसिस, और उसी से सूर्य की ऊर्जा को पृथ्वी पर कन्वर्ट किया गया, जिससे आज हम पूरी जीवन काल को देख सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा एरा है, प्रोटेरोजोइक एरा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई और यहीं पर आर्थ्रोपोडा जीवों का जन्म हुआ। दोस्तों आर्थ्रोपोडा बायोलॉजिकली एक ग्रुप है जीवों का, जिसके शरीर खंडों में विभाजित होते हैं, जैसे मक्खी,
तो उस तरह से आर्थ्रोपोडा का जन्म हुआ, इंसेक्ट्स का जन्म हुआ, इंसेक्ट्स जो कीट पतंगे हैं उनका जन्म इसी काल में माना जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम स्टडी करते हैं फेनिरोजोइक एरा की और कि इसे किस तरह से बांटा जा सकता है, एक ओवरव्यू इसका देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं फेनिरोजोइक ईओन की। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ताकि हम ये समझ सकें कि किस तरह से पाषाण काल का शुरुआत हुई, किस तरह से पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल की शुरुआत हुई है और इतिहास की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। आइए दोस्तों, फेनिरोजोइक ईओन को बांटा जा सकता है पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प या नवजीवी महाकल्प, जिसे हम कह सकते हैं पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक एरा में। दोस्तों पैलेजोइक एरा की अगर बात करूं तो इसे हम बांट सकते हैं कैम्ब्रियन, ऑर्डियोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पार्मियम युग में। दोस्तों इनका एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैम्ब्रियन युग में घोंगा और कवच जैसे जीवों का विकास हुआ जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी, इन्हें हम बोल सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स का आविष्कार, इनवर्टिब्रेट्स का प्रादुर्भाव कैम्ब्रियन युग में हुआ। इसके अलावा अगर ऑर्डोविसियन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ मछली का जन्म होता है। ये पहला जीव था जो जल में पनपा, मछली का प्रादुर्भाव हमें ऑर्डोविसियन युग में मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए सिल्यूरियन एज की तो इसमें प्रथम पौधे का जन्म माना जाता है, अर्थात पृथ्वी पर वनस्पति के आने के जो प्रमाण है वो सिल्यूरियन युग के माने जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए डिवोनियन की तो यहाँ पर उभयचर प्राणियों का जन्म हो जाता है, अर्थात मछली से ही ऐसे जीवों का जन्म हुआ जो उभयचर थे और पानी से निकलकर बाहर धरती पर आ सकते थे, अर्थात वे पानी में भी रह सकते थे और स्थल पर भी रह सकते थे। उन्हें ही दोस्तों उभयचर कहा गया, जैसे मेंढक या कछुआ। इसके अलावा अगर बात की जाए कार्बोनिफेरस की तो दोस्तों इनमें रेंगने वाले जीवों का जन्म हुआ, साथ ही कोयला वगैरह का भी शुरुआत हो चुकी थी बनने की पृथ्वी के भूगर्भ में। इसके अलावा अगर बात की जाए पार्मियन युग की तो इसमें आधुनिक कीट और भ्रंश और पर्वत आदि का निर्माण हुआ। दोस्तों मीसोजोइक एरा की अगर बात की जाए तो इसे 3 युगों में बांटा जा सकता है, या इसका 3 हम डिवीजन कर सकते हैं, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रेटियस। दोस्तों ट्राइएसिक युग में मेंढक और कछुए का जन्म माना जाता है, ये अपने आप को पूरी तरह से डेवलप कर चुके थे ट्राइएसिक युग में। इसके अलावा अगर इसके बाद देखा जाए तो जुरासिक युग में डायनासोर्स का जन्म माना जाता है, इस समय डायनासोर पृथ्वी पर आ चुके थे। आपने मूवी भी देखी होगी जुरासिक पार्क, तो वो इसी शब्द से ली गई है, जुरासिक युग से। इसके अलावा जुरासिक युग के बाद क्रेटेशियस युग में अगर बात की जाए तो इसमें पुरानी सभी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो चुका था, जैसे एंडीज पर्वत और रॉकी पर्वत। आइए दोस्तों देख लेते हैं सीनोजोइक एरा में क्या हुआ, सीनोजोइक युग में क्या हुआ। तो सीनोजोइक युग को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, तृतीय युग और चतुर्थ युग में। दोस्तों तृतीय युग को भी हम 5 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। दोस्तों इनका इम्पॉर्टेंट घटनाएं क्या हुई वो जरा देख लेते हैं। तो पैलियोसीन युग में प्रथम स्तनधारी का जन्म माना जाता है, अब तक पृथ्वी पर स्तनधारियों का जीवन नहीं हुआ था। पैलियोसीन एज में हम प्रथम स्तनधारियों के अवशेष को देख सकते हैं कि इसी समय प्रथम स्तनधारियों ने जन्म लिया। दोस्तों इयोसीन की अगर मैं बात करूं, इयोसीन एज की बात करूं तो उसमें खरगोश, हाथी, गैंडा जैसे जीवों का जन्म पृथ्वी पर हो चुका था। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओलिगोसीन युग, यहीं से प्रथम वन मानुष के शुरुआत हुई है, यहीं से प्रथम वन मानुष जिससे मानव का जन्म हुआ है, जो पाषाण काल में जो स्टोन पर पूरी तरह से डिपेंड था, बाद में उनका जो इवोल्यूशन हुआ है, जो विकास हुआ है वो वन मानुष से ही माना जाता है, जो ओलिगोसीन युग का माना जाता है।
इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए मायोसीन जो ओलिगोसीन के बाद का था, तो इसमें कपी का जन्म माना जाता है, कपी का विकास माना जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जो आधुनिक मानव है, होमो सेपियंस है, उसका विकास किस से हुआ है, तो कपी से हुआ है, जो वन मानुष के ही बाद में एंसेस्टर्स थे, उनके ही उत्तराधिकारी हुए हैं। दोस्तों इसके बाद अगर बात की जाए प्लायोसीन एज की, तो इसमें आधुनिक मानव के पूर्वजों का जन्म हुआ है। जो आधुनिक मानव है, होमो सेपियंस है, तो होमो सेपियंस के जो पूर्वज थे वो आधुनिक मानव के पूर्वज माने जाते हैं, जो प्लायोसीन एज में जिन उनका इवोल्यूशन हुआ है, उनका विकास हुआ है। दोस्तों लास्ट युग चतुर्थ युग माना जाता है, जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्लायोस्टीन और होलोसीन। दोस्तों ये प्लायोस्टीन को हिम युग कहा जाता है और इसी हिम युग में पाषाण युग का जन्म हुआ। पाषाण युग जो माना जाता है वो हिम युग था। इस समय पृथ्वी पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी पड़ी थी, इसलिए इसको हिम युग कहा जाता है। और इसी युग के समय पाषाण काल हमारा शुरुआत होता है, जिसकी हम अभी अगले कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद के युग को कहा जाता है होलोसीन युग, और यहीं से इंसान ने कृषि और पशुपालन की शुरुआत की, और पहला पशु जो पालतू बनाया गया वो कुत्ता बनाया गया। ये अभी हम आगे देखेंगे। और यहीं से दोस्तों हमारे इतिहास का क्रमबद्ध शुरुआत होती है, जहां हम पाषाण काल से शुरुआत करेंगे। और अभी हम देखते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अब पाषाण काल की। दोस्तों पाषाण काल मानव इतिहास का वो समय है जब का मानव पूरी तरह से केवल पाषाण यानी कि पत्थरों पर निर्भर था। उसके अलावा उसके पास कोई भी ऐसे औजार नहीं थे जिससे उसका जीवन सुलभ हो सकता था, उसका जीवन आसान हो सकता था। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि पाषाण काल को हम तीन भागों में बांटते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दोस्तों अगर पुरा पाषाण काल की बात की जाए तो पुरा पाषाण काल को भी दो तीन भागों में बांटा जा सकता है। और पुरा पाषाण काल के जो शुरुआती मानव थे उसके साक्ष्य भारत में किसी भी जगह पर नहीं मिले हैं। तो दोस्तों आइए उससे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर इस मानव के साक्ष्य मिले हैं, इस मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों आधुनिक मानव का विकास कैसे हुआ और किस तरह से ये पूरी दुनिया में फैल गया। दोस्तों आधुनिक मानव का विकास की अगर बात की जाए तो इसका विकास आपको पता है, अभी हमने बात की थी कि मानव की उत्पत्ति प्लायोस्टीन युग में हुई है। मानव की उत्पत्ति प्लायोस्टीन एज में हुई थी। और साथ ही अगर बात की जाए कि मानव का विकास कैसे हुआ, तो उत्पत्ति के बाद दोस्तों मानव का विकास हुआ है। और मानव का विकास प्राइमेट्स से हुआ है। ये प्राइमेट्स मानव के बिल्कुल आदि पूर्वज माने जाते हैं, जहाँ से मनुष्य की शुरुआत हुई थी। इनका कोई भी साक्ष्य भारत में किसी भी जगह से प्राप्त नहीं हुआ है। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ये प्राइमेट्स क्या थे। दोस्तों प्राइमेट्स में अगर बात की जाए तो कपी, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपैंजी और छुछुंदर, इन्हें माना जा सकता है। यही मानव के बिल्कुल शुरुआती लक्षण थे और इन्हीं को प्राइमेट्स कहा जाता है। इन्हीं से आधुनिक मानव की विकास हुआ है, आधुनिक मानव का इवोल्यूशन हुआ है। दोस्तों आइए देखते हैं कि मानव का विकास कहाँ से हुआ। तो मानव का विकास कपी से हुआ है। लंगूर, गोरिल्ला, चिंपैंजी और छुछुंदर ये मानव नहीं बन पाए, और जो कपी था यही मानव का बिल्कुल पूर्वज माना जाता है, जो रामापिथेकस के रूप में आगे इवॉल्व हुआ। तो कपी से दोस्तों रामापिथेकस नाम के मानव का जन्म हुआ, और इसी की पूंछ नहीं थी। दोस्तों इन सब की पूंछ होती है, लेकिन रामापिथेकस जो कपी से इवॉल्व हुआ, जिसका विकास कपी से हुआ, उसकी पूंछ नहीं थी। और दोस्तों माना जाता है कि यही थी मानव की शुरुआत। हमारी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं रामापिथेकस से आगे विकास किस तरह से हुआ। तो दोस्तों रामापिथेकस नाम का जो मानव का पूर्वज था, वो कुछ उनमें से मैदानी भाग में चले गए और कुछ जंगल में ही रह गए। दोस्तों जो जंगल में ही रह गए वो महाकपि वर्ग था, जो जंगल में ही रहा, जिसे हम महाकपि कह सकते हैं। इसके अलावा जो मैदानी भाग में रामापिथेकस के जो मानव आए, उनमें
आगे विकास हुआ। और सबसे पहले दोस्तों बात की जाए तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम के मानव का जन्म हुआ, जो मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि मानव का आदि पूर्वज किसे माना जाता है, तो मानव का आदि पूर्वज कपी को माना जाता है या ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अगर बात की जाए, यही सबसे पहला मानव था जिसका साक्ष्य हमें साउथ अफ्रीका से प्राप्त हुआ है। साउथ अफ्रीका में ट्रांसवाल एक जगह है, तो ट्रांसवाल से 1924 में रेमंड आर्थर डार्ट नाम के एक साइंटिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, उन्होंने एक खोपड़ी का साक्ष्य प्राप्त किया था 1924 में, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की मानी गई है। दोस्तों यही सबसे पहला साक्ष्य है विश्व का जो मानव का प्राप्त हुआ है। इसके अलावा किसी का भी साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद शुरुआत मानी जाती है कि होमो हेबिलिसिस मानव की, जो कारीगर मानव माना जाता है। दोस्तों ये पाषाण काल का ही मानव है जिसने पत्थरों के औजार बनाने सीखे, पत्थरों को इस्तेमाल करना सीखा, और इसीलिए इसको कारीगर मानव कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए, इसके बाद में विकास होता है हीडलबर्ग नाम के मानव का, मनुष्य का, जो नरभक्षी था। नरभक्षी अर्थात ये नरों को ही मार के खा जाता था, अपने ही साथियों को मार के खा जाया करता था। इसका नाम था हीडलबर्ग। और दोस्तों नरभक्षी ये जो मानव था, इसके साक्ष्य यूरोप में मिलते हैं। ये यूरोप में इवॉल्व हुआ था, यूरोप में इसका विकास हुआ था। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों होमो इरेक्टस की, जो हीडलबर्ग के बाद में विकसित हुआ, होमो इरेक्टस। दोस्तों होमो का मतलब होता है मानव और इरेक्टस का मतलब है सीधा। तो दोस्तों होमो इरेक्टस नाम का जो मानव था, वो उसको दो भागों में बांटा जा सकता था, जावा मानव और पीकिंग मानव। दोस्तों जो जावा मानव था, इसकी सीधी रीढ़ की हड्डी थी, इसीलिए इसको होमो इरेक्टस नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही वह पहला मानव था जिसने सीधा खड़ा होकर चलना शुरू किया। और जो पीकिंग मानव था दोस्तों, ये हाथ का पूरी तरह से उपयोग करना सीख गया था। जब मानव ने खड़ा होकर चलना सीखा तो उसके दोनों हाथ फ्री हो गए और अब वो अपने हाथों को किसी भी तरह से अन्य कामों में इस्तेमाल कर सकता था। दोस्तों इससे पहले जितने भी ये मानव के साक्ष्य मिले हैं, ये सभी हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके चलते थे, लेकिन होमो इरेक्टस ऐसा मानव हुआ है जो सीधा खड़ा होकर चलता था और जिसकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी थी। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों निएंडरथल मानव की, तो निएंडरथल मानव एक सांस्कृतिक मानव माना जाता है। मनुष्य का सांस्कृतिक जीवन यहीं से शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि निएंडरथल मानव ने दूसरे मनुष्यों को दफनाना सीखा, अर्थात इसने पहली बार अंतिम संस्कार करना सीखा अपने साथियों का, जो उसके साथी मानव थे। तो यहीं से शुरुआत होती है दफनाने की या अंतिम संस्कार करने की। और दोस्तों इसके शुरुआत, इसके जो साक्ष्य मिले हैं, इसके साक्ष्य मिली हैं जर्मनी से। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए, इसके बाद में जो मानव का विकास हुआ है वो था क्रो-मैग्नन, और इसे पहला सोच समझने वाला मानव माना जाता है, जो चिंतन कर सकता था, जो सोच सकता था। और दोस्तों क्रो-मैग्नन के जो साक्ष्य मिले हैं वो फ्रांस देश से मिले हैं, भारत में कहीं से भी अभी तक इसके साक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए हैं। दोस्तों अगर बात की जाए तो क्रो-मैग्नन से ही आधुनिक मानव का जन्म हुआ है, जिसके साक्ष्य भारत में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में हथनोरा से मिले हैं सबसे पुराने साक्ष्य, वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव है, इसका विकास क्रो-मैग्नन से हुआ है, जो उच्च पुरापाषाण काल में माना जाता है। उच्च पुरापाषाण काल में होमो सेपियंस का जो आधुनिक मानव है विकास हो चुका था, और यहीं से पाषाण युग की शुरुआत होती है, जिसमें भारत में हमें साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इससे पहले साक्ष्य भारत में अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। तो अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं पाषाण युग।